कोलकाता की एक अदालत ने एसएससी भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों को आज कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार 3 अगस्त को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ा दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की मौत हो रही है। इसके कुछ घंटों बाद पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म कर देगी और आने वाले समय में भारत को एक धार्मिक देश बना देगी। मुफ्ती ने कहा कि ये लोग एक दिन तिरंगा बदलकर आपके हाथों में भगवा झंडा पकड़ा देंगे। हिंदू युवा वाहिनी यानी वह संगठन जिसने योगी आदित्यनाथ की पहचान, उनकी छवि और उनके कद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू युवा वाहिनी के साथ योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बहुत कम समय में स्थापित कर लिया और आगे चलकर सूबे की राजनीति में शिखर तक पहुंचे। लेकिन 20 सालों पहले शुरू किए गए इस संगठन की सारी इकाइयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भंग कर दिया। सीएम योगी को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया गया है। हालांकि कुछ में इस बात का भी जिक्र है कि 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव के साथ हिंदू युवा वाहिनी एक नए कलेवर में दिखाई देगा। हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संगठन के प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने सभी पदाधिकारियों को संदेश भेज इकाइयों के भंग किए जाने की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी की राज्य, क्षेत्रीय और जिला इकाइयों को भंग करने का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को गोरखपुर में पदाधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद लिया गया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अलग हुए ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत का प्रचार करने में लगे हैं। बसपा और बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच दोनों पार्टियां साफ कर चुकी हैं कि फिलहाल ओपी राजभर के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। इस पर राजभर बताने में लगे हैं कि पूर्वांचल में उनके बिना किसी की भी दाल नहीं गलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मायावती विपक्ष के बजाय बीजेपी के साथ क्यों खड़ी नजर आ रही है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मायावती का एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करना कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अगर इसके सियासी गणित को समझा जाए तो जगदीप धनखड़ का समर्थन करके मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले जाटों को लुभाने की कोशिश की है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं। पिछले चुनाव में बीएसपी की स्थिति काफी मजबूत रही थी और अब राजस्थान विधानसभा चुनाव भी आ रहा है तो बीएसपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पार्टी के एक नेता ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी है। राजस्थान में भी धनखड़ काफी संख्या में हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बसपा राजस्थान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद चुनाव की तैयारी के लिए वहां का दौरा कर रहे हैं। 2018 के राजस्थान चुनावों में बसपा ने 6 सीटें और 4% वोट शेयर जीता था। पार्टी को उम्मीद है कि धनखड़ को समर्थन देने से उसे दोनों राज्य के चुनावों में और बाद में लोकसभा चुनावों में जाटों के अतिरिक्त वोट मिलेंगे। मायावती दलित मुस्लिम समीकरण पर काम कर रही है। ऐसे में धनखड़ समर्थन के पीछे दलित मुस्लिम जाट का समीकरण बनाकर सपा आरएलडी गठबंधन के सामने चुनौती पेश करने की है। पश्चिमी यूपी एक जमाने में बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। जाटव और मुस्लिम के सहारे बसपा सियासी बाजी मरती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी और सपा ने इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रही। मायावती पश्चिमी यूपी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार वापस पाने की कवायद में है, जिसके लिए उन्होंने मुनकाद अली और नौशाद अली जैसे मुस्लिम नेताओं को लगा रखा है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बसपा मतदाता समझते हैं कि वह मुर्मू और धनखड़ का समर्थन कर रही है क्योंकि दोनों समाज के वंचित वर्गों से हैं। बसपा वंचित वर्गों के प्रतिनिधियों के खिलाफ नकारात्मक रुख नहीं अपना सकती। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और बसपा का मुख्य वोट बैंक दलित है। सूत्रों ने कहा कि मायावती यह संदेश भी देना चाहती थी कि बसपा की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान और मौजूदगी है। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहना उत्तर प्रदेश में इसे पुनर्जीवित करने में मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि सपा खुद यूपी में काफी हद तक सिमट गई है।
ऐसे में मायावती ने एनडीए के साथ जाने में अपने लिए ज्यादा फायदा देखा। रूस ने अपने ओपेक सहयोगी सऊदी अरब की तुलना में तेल की कीमत कम कर दी है। भारत सरकार के आंकड़ों पर नजर डाले तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान रूसी बैरल सऊदी क्रूड की तुलना में सस्ता था। रूस ने जून में भारत को दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में सऊदी को पीछे छोड़ दिया। भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के इच्छुक उपभोक्ता बन गए हैं क्योंकि अधिकांश अन्य खरीदारों ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से किनारा कर लिया है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है और सस्ती आपूर्ति कुछ आर्थिक राहत प्रदान करती है, क्योंकि देश में मुद्रास्फीति और रिकॉर्ड व्यापार अंतर का सामना करना पड़ता है। रेसलिंग में 4 पदक पक्के, बजरंग, अंशु, साक्षी और दीपक पुनिया फाइनल में। भारत और चीन के बीच मंगलवार को पूर्वी लद्दाख स्थित चुशुल मोल्डो इलाके में विशेष सैन्य वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने पिछले 45 दिनों के भीतर चीन द्वारा वायु सीमा उल्लंघन और भड़काने वाले कदमों का मुद्दा उठाया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना द्वारा चीन के भड़काऊ कदमों का कड़ा जवाब देने के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत की मेज पर बैठे। भारत चीन के बीच इस बात पर सहमति है कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से 10 किलोमीटर पहले तक ही अपना युद्धक विमान उड़ाएंगे। चीन इस सहमति और विश्वास बहाली के उपायों का लगातार उल्लंघन कर रहा था। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सैन्य वार्ता के दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों की उड़ान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा कि चीन को इस तरह की उकसाने वाली गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। इस बैठक में दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों और थल सेना प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीमा से सटे इलाके में चीन की गतिविधियों पर भारत पैनी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर सख्त जवाब भी दे रहा है। केंद्र सरकार उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी जो अपना घर बार छोड़कर प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रियायती दुकान से राशन उठाने की सुविधा नहीं है। सरकार ने ऐसे 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी (CRF) प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। इस बाबत शुक्रवार से 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसका देशव्यापी विस्तार इसी महीने के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली सचिव सुधांशु पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 7 वर्षों में कुल 4.25 करोड़ राशन कार्ड फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। पांडेय ने बताया कि इनमें से 3.25 करोड़ नए उपभोक्ताओं के लिए देश के जिन राज्यों में पायलट परियोजना शुरू की गई है, उनमें उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप प्रमुख हैं। मेरा राशन मेरा अधिकार टैगलाइन से शुरू होने वाली इस परियोजना में कुल 1.58 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाया जाएगा। साधन विहीन, घुमंतु, बेघर, बिना किसी पते के रहने वाले लोगों के आवेदनों को ऐप से माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। उनकी मदद के लिए राशन कार्ड मित्रों की मदद ली जाएगी। एक सवाल के जवाब में पांडेय ने बताया, राशन कार्ड मित्र का दायित्व कोई भी डिजिटल की समझ रखने वाला व्यक्ति निभा सकता है, जिसे सामाजिक दायित्व के तौर पर निभा सकता है। एक देश एक राशन कार्ड परियोजना की सफलता के बाद मेरा राशन मेरा अधिकार को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश की 67% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। पांडेय ने बताया कि पिछले 7 वर्षों के दौरान विभिन्न तरह की गई जांच के बाद कुल 4.74 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द किए गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि एक ही पते पर कई राशन कार्ड बनाए गए थे। एक ही आधार नंबर पर कई राशन कार्ड चल रहे थे। कई राज्यों में एक ही नाम से राशन कार्ड भी बनाए गए थे। इन सारे घपलों को पकड़ने में राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने और बायोमेट्रिक करना काफी फायदेमंद पाया गया। लेकिन इन रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले दूसरे नए और छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि देश में 1.58 करोड़ लोगों को कार्ड देने का अभियान शुरू किया गया है। ऐसे लोगों को देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ से एयर इंडिया की 8 सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से एयर एशिया इंडिया की 8 वायु सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें से 3 फ्लाइट लखनऊ को दिल्ली और 2 बेंगलुरु से जोड़ेंगी। इनके साथ ही कोलकाता, मुंबई और गोवा के लिए भी लखनऊ से एक फ्लाइट शुरू की गई है।
कांग्रेस के दिन भरे चले विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ईडी और महंगाई की आड़ में राम मंदिर का विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेता आज सुबह से ही काले कपड़े पहन पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस हर रोज प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन काले कपड़े उन्होंने आज ही पहने हैं। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आज ही के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। शाह ने कहा, आज 5 अगस्त है, आज ही के दिन, जिस दिन श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उस दिन काले कपड़े पहनकर विरोध किया है। आज बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राम जन्म मंदिर शिलान्यास और जो भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, उसके साथ हमारा विरोध है। अमित शाह ने कहा कि सीधे तौर ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.